दोस्तों नमस्कार। डे नाइट एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आपको संविधान का भाग 1 जो राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र तथा राज्यों के पुनर्गठन संबंधी जो ये भाग है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। हम आपको इससे संबंधित, इस चैप्टर से संबंधित सारे प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास मैं करूँगा। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम संवैधानिक प्राविधान क्या है इस भाग में, इसकी मैं बात करूँगा। इसके बाद फिर मैं बात करूँगा कि राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ और किस आधार पे हुआ, कितने राज्य पुनर्गठित होकर के वर्तमान में हैं और क्या कंडीशन है राज्यों की, इस पर मैं बात करूँगा एक एक करके। तो सबसे पहले मैं संवैधानिक उपबंध की बात करूँगा, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक किया गया है। कुल 4 अनुच्छेद हैं और चारों अनुच्छेदों को मैंने पहले ही लिख दिया है और इसको आप जो है एक एक करके ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा कि चारों में क्या क्या प्राविधान है। तो पहला जो अनुच्छेद है उसमें आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है, भारत राज्यों का एक संघ होगा। यानी इंग्लिश में इसको कहा गया है, इंडिया विल बी द यूनियन ऑफ द स्टेट। यानी संविधान के द्वारा भारत को यूनियन कहा गया है, संघ कहा गया है। सबसे पहले इस संघ शब्द को समझना होगा। संघ का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर एक संघ सरकार होगी और संघ सरकार के साथ साथ जो स्टेट होंगे, स्टेट और संघ के बीच में कोई इस तरह का समझौता नहीं होगा। एक दूसरे के जो है बीच में इस तरह का संबंध है कि सब एक यूनिटी के रूप में एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। राज्य का पुनर्गठन हो सकेगा। राज्य स्वायत्त नहीं है, राज्य पूरी तरह से केंद्र के नियंत्रण के अधीन है। तो इस तरह से यूनियन है, ये फेडरेशन नहीं है। फेडरेशन में क्या होता है कि राज्य स्वायत्त होता है और जब स्वायत्त होता है तो वो जब चाहे तो संघ से अपने संबंध को विच्छेद कर सकता है। हमारे संविधान ने इसकी इजाज़त नहीं दी है। किसी भी राज्य को भारत संघ से या यूनियन से अलग होने का अधिकार नहीं है। तो ये भारत राज्यों का एक संघ होगा, ये चीज़ लिखी हुई है। अब इसमें देखिए, राज्यों का संघ होगा, कितने कैटेगरी के राज्य हैं। तो अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान में एक जो है राज्य है, प्रांत जिसको हम प्रोविंस कहते हैं, और दूसरा है संघ शासित क्षेत्र। तो ये जो है, अगर वर्तमान स्थिति की हम बात करें तो राज्यों की संख्या इस समय हमारे यहाँ 28 है, जो आप सब लोग जानते हैं। संघ शासित क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो इस समय उनकी संख्या 9 है। राज्यों के नाम क्या होंगे, इस संबंध में अनुच्छेद 152 में प्रावधान किया गया है कि राज्य शब्द को परिभाषित भी उसमें किया गया है और राज्य शब्द से संबंधित जो पुनर्गठन संबंधी प्रावधान है उसका भी जो है इसमें वर्णन किया गया है। तो 152 जो है इसमें राज्य को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 152 में, और इसी तरह से अनुच्छेद 239 में संघ शासित क्षेत्रों को परिभाषित किया गया है। संघ शासित क्षेत्र होते क्या हैं और उनका स्ट्रक्चर किस तरह का होगा, यह 239 में बताया गया है। तो ये जो 152 और 239 अनुच्छेद हैं, इसमें राज्य और संघ को, संघ शासित क्षेत्र को परिभाषित किया गया है। वर्तमान स्थिति आप जानते हैं, 31 अक्टूबर 2019 के बाद, 31 अक्टूबर 2019 के बाद अब तक हमारे यहाँ 28 राज्य और 9 संघ शासित क्षेत्र हैं। अब इसके बाद अनुच्छेद 2 की मैं बात करूँगा। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, ये इसका टाइटल है। इसमें ये कहा गया है कि संसद को यह अधिकार होगा कि संसद यदि चाहे तो बाहर का, भारत की सीमा से बाहर का अगर कोई राज्य है जो हमसे मिलना चाहता है, हमारे संघ में वो अपना प्रवेश चाहता है और जो है जुड़ना चाहता है स्थायी रूप से, तो उसको जोड़ने का प्राविधान संसद कर सकती है इस अनुच्छेद के अनुसार। और इसी तरह से नए राज्यों को कहीं और दूसरी जगह पर स्थापित करना है, अपना जो है कहीं पर उपनिवेश भी बनाना है, तो उसका जो है अनुमति आर्टिकल 2 में जो है दिया गया है, संसद को ये जिम्मेदारी दी गई है। और इस अनुच्छेद के अनुरूप
सिक्किम राज्य, आप सब जानते हैं कि सिक्किम भारत का अंग नहीं था। सिक्किम एक स्वतंत्र राज्य था, स्वायत्त राज्य था, और 35वें संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत संघ में प्रवेश दिया गया, और इसके बाद 36वां संशोधन करके उसे एक राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो सिक्किम इस तरह से अनुच्छेद 2 के तहत ही हमारे संघ में प्रवेश पा चुका है। और नेक्स्ट जो अनुच्छेद है, आर्टिकल 3, अनुच्छेद 3, इसमें लिखा हुआ है नए राज्यों का निर्माण, नामों तथा सीमाओं में परिवर्तन। नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण, उसमें है नए राज्यों का प्रवेश। इसका मतलब जो बाहर के राज्य होंगे वो उसके प्रवेश की बात करता है अनुच्छेद 2। इसमें क्या होगा कि जो राज्य ऑलरेडी हमारे यहाँ पर अस्तित्व में हैं उनको पुनर्गठित करके, अर्थात किसी राज्य को 2 भागों में या 2 से अधिक भागों में विखंडित करके अलग अलग राज्य बना दिया जाए, या 2 छोटे छोटे राज्यों को जोड़कर एक बड़ा राज्य बना दिया जाए। इस तरह का काम अगर किया जाना है तो ये अनुच्छेद 3 इसकी इजाज़त देता है, और ये संसद को ये अधिकार देता है कि नए राज्यों का निर्माण 2 या 2 से अधिक राज्यों को जोड़ करके बनाया भी जा सकता है, या किसी राज्य को विखंडित करके अलग अलग करके नए राज्य का पुनर्गठन किया जा सकता है। उसके सीमाओं में भी संशोधन किया जा सकता है। किसी राज्य की सीमाएं किसी राज्य के साथ जोड़ी जा सकती हैं, घटाई जा सकती हैं। ऐसा करने के लिए संसद अधिकृत है। संविधान का ये जो अनुच्छेद 3 है ये संसद को इजाज़त देता है। किसी राज्य के नाम में अगर संशोधन करना है, किसी का राज्य नाम बदल देना है, किसी राज्य का नाम परिवर्तित करके दूसरा नाम रखना है, तो भी ये अनुच्छेद 3 इसकी इजाज़त देता है। इसके बाद आर्टिकल 4, अनुच्छेद 4 में देखिए क्या है। अनुच्छेद 4 में ये कहा गया है राज्यों के पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्ति। इसका मतलब ये हुआ कि राज्यों का जो पुनर्गठन होगा उस काम को कौन करेगा? इस काम को करेगा संसद का अधिनियम, यानी संसद को अधिकार है कि वो अधिनियम बना करके राज्यों का पुनर्गठन नए सिरे से कर सकती है। तो इस अनुच्छेद के द्वारा पहली बात तो संसद को अधिकृत किया गया है, और दूसरी बात यह है कि संसद इस काम को कैसे कर सकती है, किस तरह के बहुमत से कर सकती है। तो ये काम वो साधारण बहुमत से कर सकती है। साधारण बहुमत का मतलब हो गया कि जो संसद में दोनों सदनों में जो उपस्थित और मतदान करने वाले लोग होंगे उनके आधे से अधिक की संख्या, उपस्थित और मतदान करने वाले लोगों के आधे से अधिक लोगों की संख्या, और इस तरीके से साधारण बहुमत के आधार पर संसद को ये अधिकार है कि वो राज्यों के सीमाओं में परिवर्तन या किसी राज्य को बदलकर पुनर्गठित करके दूसरा राज्य बना सकती है। तो अब हम देखते हैं कि स्वतंत्रता से पहले, आज़ादी के पहले हमारे देश में कौन कौन से राज्य थे, कितनी रियासतें थी। तो मैं सबसे मुख्य बात जो करूँगा वो रियासतों की बात करूँगा। तो रियासतें जो थीं वो उस समय जो भारत में सबमर्ज हुई, भारत में जितनी रियासतें जुड़ी, उस रियासतों की संख्या जो थी वो 549 थी। यानी 549 ऐसी रियासतें थी जिसको भारत संघ में स्वतंत्रता के समय यानी 14 ही अगस्त तक, ये 14 अगस्त 1947 तक भारत क्षेत्र में 549 रियासतें जुड़ चुकी थीं। और भारत में जो संविधान सभा उस समय संविधान का निर्माण कर रही थी, उसकी अधीनता को स्वीकार कर लिया था, और सब के सब ये सारे रियासतों के जो राजा थे उन्होंने अपने प्रतिनिधि को भी मैक्सिमम भेज रखा था, मैक्सिमम राज्यों ने। तो इस तरीके से ये संविधान का जो निर्माण है वो चल भी रहा था और एकीकरण का कार्य भी चल रहा था। उसमें से 3 रियासतें ऐसी थीं जिन्होंने भारत संघ में विलय से इनकार कर दिया, और वो भारत सीमा के क्षेत्र से या तो वो अंदर थी, जैसे हैदराबाद भारत सीमा क्षेत्र जो था उसके अंदर था पूरी तरह से, और दूसरा जो था वो जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर जो भारतीय सीमा से लगी हुई थी, ये भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर थी। तो इस तरीके से ये 3 रियासतें ऐसी थीं जिन्होंने पूरी तरह से विलय से इनकार कर दिया। तो फिर बाद में सरदार पटेल जी के द्वारा जो परिश्रम किया गया इनको विलय कराने के लिए, अन्य जो हमारे यहाँ पर जो सरकारी मशीनरी थी
उसका जो इस्तेमाल किया गया, उसके आधार पर इन तीनों राज्यों का जो विलय हुआ उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा। तो हैदराबाद राज्य का जो विलय था, हैदराबाद क्षेत्र का, इसका विलय हुआ 18 अगस्त 1948 को, और पुलिस कार्यवाही के द्वारा इसका विलय भारत संघ में हुआ। पुलिस कार्यवाही का मतलब हो गया कि हैदराबाद स्वेच्छा से विलय के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उस समय जो हमारे गृह मंत्री थे उन्होंने देखा कि अगर हैदराबाद का विलय नहीं होता है, हैदराबाद पाकिस्तान के साथ विलय करना चाहता था, अगर ऐसा हो जाता तो भारत के सीमा क्षेत्र के अंदर एक पाकिस्तान का एक और राज्य हो जाता। तो इस तरीके से पाकिस्तान 3 खंड में 3 अलग अलग क्षेत्र रहता, और ऐसी स्थिति में भारत की जो आंतरिक सुरक्षा थी वो प्रभावित हो सकती थी। तो पुलिस कार्यवाही करके सरदार पटेल जी के नेतृत्व में हैदराबाद का विलय कर लिया गया। इसके बाद फिर जूनागढ़ की भी वही स्थिति थी, जूनागढ़ भी विलय कर रहा था पाकिस्तान के साथ में, और ये जो है औपचारिक घोषणा भी उसने कर दिया था। लेकिन इसको जो है वहाँ की जो जनता थी, उस जनता के मूड को भांपने समझने का प्रयास किया गया। तो ऐसा लगा कि अगर जनमत संग्रह हो जाए तो जूनागढ़ के लोग ये चाहते हैं कि ये जो है इसका विलय भारत के साथ में हो, पाकिस्तान के साथ वो जुड़ना नहीं चाहते थे। तो इस तरीके से जनमत संग्रह कराया गया और लगभग 90% लोगों ने भारत के पक्ष में विलय के लिए वोटिंग किया, और इस तरीके से जूनागढ़ का विलय 20 जनवरी 1948 को भारत में हो गया। इसके बाद फिर जम्मू कश्मीर का नंबर आया। तो जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान के जो है कबायली लोग जो थे, सेना ने कबायलियों को उकसा करके आक्रमण करवाया जम्मू कश्मीर पर। जम्मू कश्मीर पर पूरी तरीके से कब्जा कर लेने का उसका कार्यक्रम चल चुका था। और जब ये वहाँ के महाराजा हरि सिंह ने ये देखा कि जम्मू कश्मीर का पूरा एरिया पाकिस्तान कब्जा कर लेगा, ऐसी स्थिति को देखते हुए उन्होंने भारत में जो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे उनसे उन्होंने सहायता मांगी, और ये कहा कि जम्मू कश्मीर भारत में विलय करना चाहता है। और उन्होंने शर्त रखी, विलय की शर्त रखी, और जो शर्त रखी थी उसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 370 में रखा गया था। तो जो शर्तें थी, जिन शर्तों के आधार पर उन्होंने विलय किया, जिस शर्त को पंडित नेहरू ने मान भी लिया था, और उस शर्त के आधार पर जम्मू कश्मीर राज्य का 26 अक्टूबर 1947 में विलय हो गया। तो मैं जम्मू कश्मीर के इतिहास में नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि उसकी अलग से वीडियो हमारी आने वाली है, तो मैं उसमें डिटेल में बताऊंगा कि जम्मू कश्मीर का विलय कैसे हुआ और कैसे 370 को हटाया गया। ये मैं जल्दी ही अपलोड करने वाला हूँ। तो ये इस तरह से जो 3 राज्य थे, ये 3 क्षेत्रों का विलय, कुल मिलाकर के 552 रियासतों का विलय धीरे धीरे करके भारत संघ में हो गया। अब इसके बाद फिर एक नई समस्या पैदा हुई। जब राज्यों का पुनर्गठन किया जाने लगा तो उस समय बहुत सारे राज्य थे जो भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर और अपने जो है वेशभूषा के आधार पर वो अलग अलग प्रांतों की मांग करने लगे। तो फिर उसमें जो है अब राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर हो, इसके आधार की तलाश करने के लिए 1948 में भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया, और इस आयोग की अध्यक्षता यस के धर ने किया। यानी यस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया। आयोग का कार्य ये था कि वो जा करके अध्ययन करे और ये पता करने का प्रयास करे कि किस आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कराया जाए। तो आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1948 के नवंबर तक सौंप दिया, और उसने ये माना कि भाषाई आधार पर प्रांतों का पुनर्गठन किया जाना कदापि उचित नहीं है। प्रशासनिक सुविधा को ही ध्यान में रखा जाए, प्रशासनिक सुविधा को ही राज्यों के पुनर्गठन का आधार बनाया जाए। तो इस तरह से जो रिपोर्ट इन्होंने सौंपा, इस रिपोर्ट की फिर से पुनः छानबीन करने के लिए दिसंबर 1948 में जेबीपी समिति का गठन हुआ। ये जेबीपी समिति क्या थी? जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, वी फॉर वल्लभ भाई पटेल और पी फॉर पट्टाभ सीतारामैया। तो ये नेहरू, पटेल और पट्टाभ सीतारामैया, इन तीनों लोगों की एक समिति बनी दिसंबर 1948 में,
और इन्होंने ये अध्ययन करने का प्रयास किया कि हम राज्यों का जो पुनर्गठन करने जा रहे हैं, इन राज्यों के पुनर्गठन का आधार प्रशासनिक सुविधा ही रखा जाए या जैसी डिमांड चल रही है भाषाई आधार पर, क्षेत्रीयता या भौगोलिक आधार पर, उस आधार पर किया जाए। इसका अध्ययन इन्होंने किया। अध्ययन करने के पश्चात इन्होंने भी भाषाई आधार को अस्वीकृत करके प्रशासनिक सुविधा को ही जो है राज्यों के पुनर्गठन का आधार स्वीकार किया। तो इस तरह से भाषाई आधार को जब अस्वीकार कर दिया गया तो फिर आंदोलन छिड़ गया। विभिन्न राज्यों में आंदोलन छिड़ा। ऐसी स्थिति होने लगी कि जो है भूख हड़ताल होने लगी। मैं अभी एक कहानी भी बता रहा हूँ भूख हड़ताल की, इसके जस्ट बाद में थोड़ा सा एक लाइन समझ लीजिए, उसके बाद मैं बता रहा हूँ। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ, उस समय समस्त राज्यों को पुनर्गठित करके और भाषाई आधार को अस्वीकृत करके प्रशासनिक सुविधा को आधार बना करके 4 भागों में राज्यों की कैटेगरी को बांटा गया। यानी भाग का, भाग खा, भाग गा और भाग घा, 4 कैटेगरी में राज्यों का पुनर्गठन किया गया। और ये 4 कैटेगरी जो पुनर्गठित करके लागू की गई 26 जनवरी 1950 से, उसी के आधार पर प्रशासन की शुरुआत हुई। तो इसके बाद फिर आंध्र प्रदेश से संबंधित जो प्राविधान हुआ, पहला भाषाई आधार पर पुनर्गठित राज्य बना, उससे संबंधित थोड़ी सी मैं बात बताऊंगा। जब संविधान लागू हो गया और 4 भाग के राज्य, का, खा, गा, घा, 4 श्रेणी में राज्य बन गए, तो उसके बाद फिर क्या हुआ, राज्यों में बड़े स्तर पर डिमांड चलने लगी। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठित की मांग उठने लगी। फिर आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में तेलुगु भाषी जो क्षेत्र है, तेलुगु भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाने की मांग पोट्टी श्री रामुलु जो वहाँ के स्थानीय नेता थे, काफ़ी लोकप्रिय हुए। इसके बाद फिर उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दिया और लगातार 56 दिन तक भूख हड़ताल पर वो बैठे रहे। और इसके बाद 56 दिन बाद उनकी मृत्यु भी हो गई। और उस समय उनकी मृत्यु जो हुई उसको जो है ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आंदोलन भड़क गया फिर उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश को 1953 में एक नया राज्य घोषित कर दिया। तो जब 1953 में आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर पहला राज्य घोषित कर दिया गया, तो फिर और क्षेत्रों में ये मांग और बढ़ने लगी। जब इस तरह की मांग बढ़ने लगी तो सरकार ने महसूस किया कि इस पर राज्यों के पुनर्गठन पर एक नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है। और 1953 में ही फजल अली के नेतृत्व में एक कमेटी गठित कर दिया। फजल अली कमेटी 1953 में गठित हुई। इसमें 3 सदस्य थे। फजल अली की अध्यक्षता थी और इसके 2 सदस्य जो थे, पहले थे के.एम. पणिक्कर जी, दूसरे हृदयनाथ कुंजरू। और इन दोनों लोग यानी इन तीनों लोगों ने अध्ययन किया और अपनी रिपोर्ट को 1955 में इन्होंने सौंपा। और 1955 में जो रिपोर्ट इन्होंने सौंपा उसमें इन्होंने स्वीकार कर लिया कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कर दिया जाए। यानी इस आधार को उन्होंने राज्यों के गठन का आधार स्वीकार कर लिया। तो फिर उसी को ध्यान में रखते हुए संविधान में 1956 में पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ। और उस पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर ही संविधान में 7वां संशोधन किया गया। और इस 7वें संशोधन के आधार पर ये जो राज्य थे, राज्यों की जो कैटेगरी थी, 4 कैटेगरी जो राज्यों की थी, इसको समाप्त कर दिया गया। यानी का, खा, गा, घा, ये जो राज्यों की 4 कैटेगरी थी, इसको समाप्त कर दी गई और केवल 2 कैटेगरी यानी 2 श्रेणी केवल बनाई गई राज्यों की। एक को राज्य कहा गया और दूसरे को संघ शासित क्षेत्र कहा गया। तो वर्तमान में भी यही 2 कैटेगरी है। एक तो राज्य है जिसकी परिभाषा मैंने पहले ही बता दिया, अनुच्छेद 152 में की गई है। दूसरी जो कैटेगरी है राज्यों की, केंद्र शासित क्षेत्र की, वो केंद्र शासित क्षेत्र 239 में इसको बताया गया केंद्र शासित क्षेत्र क्या होते हैं। तो ये 2 कैटेगरी है। और उस समय जब पुनर्गठन हुआ राज्यों का तो 14 नए राज्य बने और 6 केंद्र शासित क्षेत्र बने। यानी ये 14 और 6 आंध्र प्रदेश के जो है राज्य बनने के बाद में 14 और 6 यानी ये जो है राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र बन करके सामने आए। अब इसके बाद में फिर समय समय पर जो है संशोधन करके
राज्यों को जो है जोड़ा गया, राज्यों की संख्या बढ़ती गई, केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या बढ़ती गई। अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान में राज्यों की संख्या बढ़ करके 28 हो गई है और केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या 9 हो गई है। अभी जो है अभी हाल में ही जम्मू कश्मीर राज्य में धारा 370 को हटा दिया गया और उसके राज्य संबंधी जो उसका दर्जा था वो समाप्त हो गया। फिर उसे नए जो है उसका नए सिरे से पुनर्गठन किया गया और जम्मू कश्मीर राज्य को 2 भागों में विभाजित करके दोनों अलग अलग क्षेत्र को, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, 2 नए क्षेत्रों को केंद्र शासित क्षेत्र घोषित किया गया। 31 अक्टूबर 2019 को भारत में राज्यों की संख्या 29 से घट करके 28 हो गई और केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या 7 से बढ़कर 9 हो गई। तो इस तरीके से जो वर्तमान स्थिति ये है वह है 28 और 9। अब इसमें 14 राज्य जो थे, 14 से कैसे उनकी संख्या 29 से होते हुए 28 हुई और फिर केंद्र शासित क्षेत्र जो 6 थे इनकी संख्या बढ़ करके 9 कैसे हुई, कौन कौन से केंद्र शासित क्षेत्र हैं जो पुनर्गठित हो करके उनको राज्य बना दिया गया, इस संबंध में इसके आगे मैं चर्चा कर रहा हूं। तो जो संविधान का जब पुनर्गठन हुआ 1956 में 7वें संशोधन से, तो फिर उस समय 14 राज्य और 6 संघ शासित क्षेत्र थे, जैसा कि मैंने ऊपर बताया। और उससे फिर संख्या धीरे धीरे करके जैसे जैसे राज्य पुनर्गठित होते गए वैसे वैसे संख्या बढ़ती गई। तो किस तरह से पुनर्गठित हुए, कब कब हुए, ये जो है इसको मैंने इसमें लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान से देखेंगे समझेंगे तो समझ में आएगा। पहला जो पुनर्गठित राज्य था वो था 1960 में बम्बई प्रांत जो था, उसमें से जो गुजराती बोलने वाले लोग थे, भाषाई आधार पर इसको पुनर्गठित करके, और जो मराठी बोलने वाले लोग थे, इन दोनों लोगों को अलग अलग किया गया। गुजराती बोलने वाले लोगों के लिए एक नया राज्य बनाया गया जिसको गुजरात नाम से हम लोग जानते हैं, और बम्बई का नामकरण चेंज करके बम्बई की जगह पर महाराष्ट्र राज्य दूसरा स्थापित किया गया। तो गुजरात और महाराष्ट्र बम्बई प्रांत से दोनों निकल करके 1960 में अस्तित्व में आए, 1 मई 1960 को। और फिर जो दूसरा राज्य गठित हुआ वो नागालैंड गठित हुआ 1 दिसंबर 1963 को। जो पहले केंद्र शासित क्षेत्र था उसको राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो 1963 में ये दूसरा पुनर्गठित राज्य है। इसके बाद फिर जो तीसरा राज्य है हरियाणा पंजाब राज्य से अलग किया गया। पंजाब राज्य में जो हिंदी भाषी क्षेत्र था, हिंदी भाषा क्षेत्र को भाषाई आधार पर पुनर्गठित करते हुए, अलग करते हुए हरियाणा के नाम से अलग कर दिया गया। अर्थात जो पंजाबी भाषा बोलने वाले पंजाब के लोग थे उनके लिए एक अलग प्रांत पंजाबी बना रहा, जबकि हिंदी भाषी क्षेत्र हरियाणा को उससे अलग करके एक नया राज्य बना दिया गया। तो इस तरह से 1 नवंबर 1966 को हरियाणा एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। इसके बाद फिर हिमाचल प्रदेश जो केंद्र शासित क्षेत्र था उसको राज्य का दर्जा दिया गया 25 जनवरी 1971 को। फिर उसके बाद फिर 21 जनवरी 1972 को 3 राज्यों को, जो पहले से केंद्र शासित क्षेत्र थे, उन 3 राज्यों को अलग अलग राज्यों का दर्जा दिया गया। ये तीनों पूर्वोत्तर के राज्य थे, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। जनजातीय क्षेत्र था, केंद्र शासित क्षेत्र में सम्मिलित था। इसको अलग से राज्यों का दर्जा दिया गया और इन तीनों को एक साथ 3 अलग अलग स्वायत्त राज्य बने, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, 21 जनवरी 1972 को। इसके बाद 35वें संशोधन के द्वारा सिक्किम का विलय किया गया, मैंने ऊपर इसकी चर्चा की। और उसके बाद 36वें संशोधन 1975 के द्वारा, 16 मई 1975 के द्वारा सिक्किम को एक नया राज्य का दर्जा दिया गया, यानी सिक्किम भारतीय संघ का एक नया राज्य बना। तो इस तरह से ये एक ऐसा राज्य था जो बाहर था भारत क्षेत्र की सीमा से, और वो हमसे अनुच्छेद 2 के आधार पर विलय हुआ, जो अभी मैं चर्चा कर चुका हूँ। इसके बाद फिर जो अगला राज्य है वो है मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। इन दोनों का पुनर्गठन 20 जनवरी 1987 को हुआ। 2 नए राज्य अस्तित्व में आए, पूर्वोत्तर क्षेत्र के दोनों जनजातीय राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। इसके बाद फिर
अगला जो राज्य बना वो गोवा, एक छोटा सा राज्य जो अरब सागर के किनारे है, ये जो है अस्तित्व में आया, छोटा सा राज्य। 30 मई 1987 को इसे जो केंद्र शासित क्षेत्र था, गोवा दमन दीव जो एक केंद्र शासित क्षेत्र था, उसमें से गोवा को निकालकर एक नए राज्य का दर्जा दिया गया। इसके बाद फिर 3 राज्यों का गठन एक साथ किया गया, जिसमें से 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड और 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड, ये 3 राज्य एक साथ अस्तित्व में आए। तो फिर छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से काट करके अलग किया गया था, इसी तरह से उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग किया गया और झारखंड को बिहार से काट करके एक नया राज्य बनाया गया। तो इस तरह से पुनर्गठित करके 3 राज्य एक साथ अस्तित्व में आए। इसके बाद 2 जून सन 2014 को तेलंगाना एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आए, जिसकी मांग लंबे समय से चल रही थी। ये जो है हाल ही में पुनर्गठित राज्य है। अब इसके बाद ये 15 राज्य जो सामने हमारे आए, इस 15 राज्य में से एक संख्या कम हो गई, जम्मू कश्मीर। पहले 14 राज्यों में शामिल था जम्मू कश्मीर, इसमें से घट करके फिर ये 13 और 6 पहले जो थे, इनकी संख्या 13 से 15 इसमें बढ़ गया, तो राज्यों की संख्या 28 हो गई। और फिर जो 7 केंद्र शासित क्षेत्र अभी हाल तक था, इसमें 2 संख्या, जम्मू कश्मीर जो 2 भाग में बटा, लद्दाख और जम्मू कश्मीर करके, वो इसमें जोड़ करके कुल 9 राज्य, 9 केंद्र शासित क्षेत्र इस समय हो गए। तो 28 राज्य और 9 केंद्र शासित क्षेत्र वर्तमान समय में हैं। और